दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं लेसन 1 बेसिक कंसेप्ट इनकम टैक्स का। तो इसमें पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसको स्टडी का कि हमें फाइनेंस एक्ट्स, इनकम टैक्स एक्ट्स, इनकम टैक्स रूल्स वगैरह के बारे में नॉलेज हो जाए। आप पढ़ सकते हैं। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये सब कुछ पता चले कि इन फाइनेंस एक्ट्स क्या होती है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनकम हम अपने इनकम टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं, उसे फाइल कैसे कर सकते हैं। हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि हम इनकम टैक्स कैसे लगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं कि हम मतलब पूरी इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स इन्वेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हम बेसिक्स पे। तो इनकम टैक्स लेवल की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसका प्रोविजन आया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और टैक्स रूल इनकम टैक्स के रूल्स बने थे 1962 में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप ये ज़्यादा लेंथी ना हो, और मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। आप चाहे तो कहीं से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो आपको इजी हो जाए इसे पढ़ना। उसके बाद हम आते हैं टैक्स प्लानिंग पे। टैक्स प्लानिंग हमारा होता है कि हम पहले से प्लान करें कि हम किस किस लॉ की मदद से अपना टैक्स कम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स बाय टेकिंग कंप्लीट लिगेटिव बेनिफिट्स ऑफ ऑल डिडक्शन, एक्सेप्शन, अलाउंस एंड रिबेट्स एंड रिलीफ्स। तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस टू मिनिमम। तो ये हमारा ये कह रहा है कि हम ये प्लान करते हैं ताकि हम अब उन सारे लॉ का यूज कर सकें जिससे हम अपना टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं, उसी रिबेट ले सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं, टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम। तो अब हम नीचे आते हैं टैक्स अवॉइडेंस। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का भी यही है कि हम वो सारी मेजर्स ले जिससे हमारा टैक्स मिनिमम टू मिनिमम रिड्यूस हो जाए, या हमारी या हमारा टैक्स बिल्कुल जीरो हो जाए। तो टैक्स अवॉइडेंस सिर्फ यही है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि हम हमारा टैक्स रिड्यूस या उसे मिनिमम कैसे करें। उसके बाद आता है हम टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है कि हम इलीगली टैक्स को बचा लेना, कि मतलब हम इलीगल वे से किसी भी टैक्स नहीं देते हैं। जैसे हमारी कोई इनकम हुई और हमने उस पर टैक्स नहीं दिया, किसी तरह इलीगल डॉक्यूमेंट या फैक्ट्स या मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स, मतलब हमने अकाउंट्स गलत दिखा दिए, उसकी उसकी मदद से हमने टैक्स को बचा लिया, तो उसे हम टैक्स इन्वेजन कहते हैं। टैक्स इन्वेजन वो होता है जिसमें हम इलीगली वे से टैक्स बचाते हैं, तो इसे हम टैक्स इन्वेजन कहते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं जैसे सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, सुपरविजन ऑफ फैक्ट्स। तो इसमें आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके नोट्स दे दूंगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए, तो मैं इसके नोट्स बनाकर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टैक्स मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं टैक्स मैनेजमेंट में। टैक्स मैनेजमेंट हमारा होता है, जैसे हम आप जानते होंगे रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उसमें हम जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड रखते हैं कि मतलब हम पिछले से पिछले ईयर का भी हम अपना टैक्स भर सकते हैं, मतलब रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपील्स और प्रोसीडिंग कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ होती है। तो वो टैक्स मैनेजमेंट में आ जाता है कि हम जैसे फाइल रिटर्निंग, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं इनकम सेक्शन चालू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि थ्योरी ज़्यादा नहीं आता, हमारा प्रैक्टिकल आता है। ये तो बस मैं आपको इंट्रो देने के लिए दे रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बस थोड़ा बहुत इसके बारे में और जानकर, थ्योरी के बारे में जानकर, बस ये मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद
हम प्रैक्टिकल करेंगे सारा इसका इसका प्रैक्टिकल ही आता है ज़्यादातर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनकम पर। तो इनकम क्या होता है कि वो इनकम टैक्स का पार्ट नहीं होता, लेकिन हम क्या क्या इनकम में इंक्लूड होता है। तो अब हम आते हैं इनकम पर। हम इनकम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इनकम में इंक्लूड क्या क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि इनकम में इंक्लूड क्या क्या होता है। हम हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स होता है, जो हम मुनाफा कमाते हैं, डिविडेंड होता है। उसके बाद कोई स्पेशल अलोवेंस या ग्रांट्स, कोई भी प्रॉफिट फ्रॉम इंपोर्ट लाइसेंस, कैश रिसीव फ्रॉम अंडर एक्सपोर्ट्स, एनी कैपिटल गेन्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि ये सब हमारा इनकम में इंक्लूड होता है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा ना कर उसके बाद हम आते हैं कि रूल ऑफ इनकम। एक रूल ऑफ इनकम होता है कि हम जो भी हम यूज़ करते हैं, एक्यूर और राइज, वो एक ही वर्ड होता है कि हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम किसी तरह इनकम को राइज कर रहे हैं, मतलब अर्न कर रहे हैं। तो कौन सी इनकम हमारी टैक्सेबल होती है? जो हमारी सैलरीज होती है वो टैक्सेबल होती है, या डिविडेंड हमें रिसीव होता है शेयर होल्डर से, वो हमारी टैक्सेबल होती है, या कोई टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ फॉरेन बैंक। मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता है हमें, जो मतलब फॉरेन बैंक से, जो इंडिया के बाहर है। तो ये सब हमारी इनकम अगर अराइज होती है तो ये हमारी टैक्सेबल होती है। उसके बाद हम आते हैं पर्सन पर, कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है। एक इंडिविजुअल होता है, हिंदू अनडिविडेंड फैमिली होती है, एक फिल्म होती है, एक कंपनी होती है। तो उसके बाद आते हैं एसिस पर। उसके बाद हम आते हैं एसिस पर। एसिस भी ये होता है कि कौन सा पर्सन लाइबल है और कौन सा पर्सन लाइबल नहीं है टैक्स देने के लिए। जैसे मतलब होता है कि कौन सा पर्सन लाइबल है टैक्स देने के लिए या नहीं। तो हम इसके बारे में ज़्यादा ना पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं कैजुअल इनकम पर। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कैजुअल इनकम पर। उसके दोस्तों मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि ये ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बस डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट आता है, हमारा थ्योरी पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% होता है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आप उसमें से थोड़ी छोटी मोटी डेफिनेशन बनाकर, अपने नोट्स बनाकर, उसके बाद आप वो 10% 20% जो भी थ्योरी है उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सके आप। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कैजुअल इनकम पर, कि हमारी नॉन रिक्वेरिंग नेचर इनकम। आप कहेंगे नॉन रिक्वेरिंग नेचर इनकम कौन सी होती है? जैसे आपने कोई लॉटरी जीत ली, या कोई कार्ड गेम्स, या गैम्बलिंग, या बैटिंग की मदद से जो आप पैसे कमाते हैं, वो हमारी कैजुअल इनकम में आ जाती है। क्योंकि ये हमारी रोज रोज इनकम नहीं होती है, नॉन रिकरिंग होती है। क्योंकि ये एक बारी में एक होती है, या मतलब ये हमारी रेगुलर नहीं होती है। तो ये हमारी कैजुअल इनकम में आती है। जैसे प्राइज अवार्ड हो गया, स्टैम्प कलेक्शन भी हमारी कैजुअल इनकम में आती है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैजुअल इनकम हमारा, कैजुअल इनकम के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? हमारा कैजुअल इनकम के अंदर कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होते, जो रिसिप्ट राइज होते हैं बिजनेस से वो इंक्लूड नहीं होते, रेम्यूनरेशन नहीं इंक्लूड होती हो एम्प्लॉय की। उसके बाद हम आते हैं प्रीवियस ईयर पर। तो दोस्तों अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में ये डेफिनेशन आप ये पढ़ सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर होती है, और जो नेक्स्ट ईयर हम वो इनकम टैक्सेबल होती है तो वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। तो आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, 2 सेकेंड।
तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हम जो हमारी नेक्स्ट ईयर इनकम होती है जो टैक्सेबल होती है उसे हम असेसमेंट ईयर कह सकते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं एक्सेप्शन ऑफ टू द जनरल रूल। ये भी यही कह रहा है कि जो हम इनकम प्रीवियस ईयर की होती है वो हमारी नेक्स्ट ईयर होती है, नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होती है। तो उसके बाद हम आते हैं इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंटल फ्रॉम शिपिंग। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं कि आप ये पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों अब हम आते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक्सेप्शन किन किन को मिलती है। तो जैसे इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंटल फ्रॉम शिपिंग, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया एदर परमानेंटली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यू बिजनेस। तो इन सबको एक्सेप्शन मिलती है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम आते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वो होता है कि जो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम हमने कमाई होती है, जब वो नेक्स्ट साल आते वो हमारी टैक्सेबल हो जाती है, तो हम उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल में भी पढ़ सकते हैं कि ये कह रहा है कि जैसे हमने 1 अप्रैल को इनकम अर्न की तो 31 मार्च तक वो हमारी टैक्सेबल नहीं होगी। जब हमारा 1 अप्रैल 2020 आ जाएगा तो ये हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम हो जाएगी और ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। सो अप्रैल मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा असेसमेंट ईयर हुआ। तो